हाय गुड इवनिंग। तो लास्ट क्लास जो हमने बात किया था उसमें हमने टीसीपी सोर्स पोर्ट के बारे में बात कर लिया था, डेस्टिनेशन पोर्ट के बारे में भी हमने बात कर लिया था। उसके बाद सीक्वेंस नंबर, एक्नॉलेजमेंट नंबर, हेडर लेंथ के बारे में भी हमने बात किया था। रिजर्व बीट जो होते हैं उनके बारे में भी हमने देखा था, कुछ क्लार्क्स के बारे में हमने देखा था और विंडो साइज तक हमने बात कर लिया था। तो ये वीडियो बेसिकली 23 नंबर क्लास का वीडियो फिर से मैं बना रहा हूँ इसलिए, ताकि आपका जो लास्ट उस टाइम का वीडियो था उसमें गलती से मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करना भूल गया था इसलिए। तो चलो इसमें आज हम शुरू करते हैं। जो 23 नंबर क्लास पे हम पढ़े थे उसी के बारे में हम देखेंगे। हालांकि ऑलरेडी शीट मेरे पास अवेलेबल है, क्या क्या मैंने पढ़ाया था उसी के बारे में थोड़ा हम देख लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टीसीपी चेकसम के बारे में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे टीसीपी चेकसम के लिए ऑलरेडी डेफिनेशन में लिख चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इट यूज टू डिटेक्ट एरर इन सेगमेंट, इट रन ए साइक्लिक रिडंडेंसी चेक algorithm with data and the TCP header while sending and insert the output value in the checksum field in TCP header। ओके, तो हम थोड़ा बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका क्या होता है, आपके लेयर 7 या फिर एप्लीकेशन लेयर से आपका डेटा जनरेट होता है। लेयर 4 में आके आपका डेटा मान लो टीसीपी यूज कर रहा है। तो टीसीपी क्या करता है, आपका एमएसएस के साइज को देखने के बाद उस डेटा को क्या करता है, सेगमेंट में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब जो भी एमएसएस का साइज है उसके अकॉर्डिंग उस डेटा को डिवाइड करके पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करता है और उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट। तो उसमें बेसिकली ऐसा होता है कि टीसीपी एक बार सेगमेंट बना देता है, फिर उसके ऊपर अपना टीसीपी का जो है ना हेडर चिपका देता है। तो फिर टीसीपी क्या करता है, देखो एक आपका सेंडर हो गया डिवाइस, एक आपका रिसीवर हो गया। सेंडर अगर डेटा भेज रहा है रिसीवर के पास, तो उसमें ऐसा हो सकता है जो डेटा आपने लेयर 7 से जनरेट किया, जनरेट होते टाइम भी उस डेटा में कुछ एरर हो गया हो या फिर कुछ दिक्कत आ गया उस डेटा के साथ, या फिर आपका ऐसा हो सकता है जो डेटा आपका यहाँ से ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ तक, तो उसमें भी कुछ एरर बन जाए, रास्ते में कोई डेटा आपका एरर बन गया या फिर कुछ दिक्कत हो गया उसमें, ऐसा भी हो सकता है। या फिर रास्ते में किसी ने क्या किया, ये जो टीसीपी हेडर था ना आपके पास, उसका कुछ फील्ड को उसने चेंज कर दिया, या फिर डेटा में रास्ते में कोई हैकर वगैरह बैठा था, उसने क्या किया, आपका डेटा में कुछ चेंजेस वगैरह, उसने कुछ टूल यूज करके कुछ चेंजेस वगैरह कर दी। तो ये वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि ये डेटा जो टीसीपी भेज रहा है ना, या फिर आपका जो टीसीपी रिलेटेड डेटा आप इसके पास आ रहा है वो डेटा एरर फ्री है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। तो उसको कैसे पता चलेगा। एक्चुअली टीसीपी क्या करता है, जब भी डेटा सेंड करने के टाइम होता है ना, जहाँ पे वो एनकैप्सुलेशन प्रोसेस फॉलो करके टीसीपी का हेडर चिपकाता है, आपके टीसीपी हेडर के अंदर एक आपके पास फील्ड होता है चेकसम करके। हालांकि ये फील्ड आपके पास होता है 16 बिट का, 16 बिट का ही आपके पास चेकसम वैल्यू होता है। टीसीपी क्या करता है, टीसीपी को कभी ये बिलीव नहीं होता है कि ऊपर के लेयर से जो भी डेटा जनरेट है ना वो आपका एरर फ्री या नहीं, वो टीसीपी को पता नहीं होता है। टीसीपी कभी भी आपका ऊपर वाला जो एप्लीकेशन लेयर वगैरह लेयर होते हैं ना, उनके ऊपर टीसीपी कभी भी बिलीव नहीं करता है। तो टीसीपी अभी क्या करता है, जो डेटा आपका ऊपर से जनरेट आया उसके बाद टीसीपी जो हेडर अटैच कर रहा है उस डेटा के साथ, एक बार टीसीपी हेडर अपना अटैच कर देता है, फिर दोनों को मिला के वो क्या करता है, एक चेकसम एल्गोरिथम रन कर लेता है। ठीक है, दोनों को मिला के एक चेकसम एल्गोरिथम रन करता है। उस एल्गोरिथम का जो भी आउटपुट आपके पास आता है उसे क्या करता है, ये चेकसम वाले फील्ड पे वो अटैच कर देता है। टीसीपी हेडर में जो आपका चेकसम वाला फील्ड है ना, उसमें वो वैल्यू उसने अटैच कर दिया। जैसे फॉर 16 बिट का है तो यहाँ पे आपके पास कितना होगा, 4 का हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में हालांकि ये लगता है, तो आप मान लो 4484 करके इतना कुछ वैल्यू चेकसम का आउटपुट में आ गया। अब देखो यहाँ पे ऊपर के लेयर से डेटा और टीसीपी हेडर को मिला के चेकसम रन करने के बाद उसके पास जो चेकसम वैल्यू आया उसी वैल्यू को हेडर के अंदर इंसर्ट कर दिया टीसीपी के चेकसम फील्ड में, और उस डेटा को या फिर उस सेगमेंट को उसने दूसरे डिवाइस के पास भेज दिया। या फिर बाद में भी आपका कुछ एनकैप्सुलेशन प्रोसेस होते हैं जैसे नेटवर्क लेयर वगैरह, उसने नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर कर दिया, फिर नेटवर्क लेयर अपना काम खत्म करने के बाद डाटा लिंक लेयर को, इस तरह चलने के बाद आपका डेटा जो है एग्जिट हो गया और दूसरे डिवाइस की तरफ सेंड हो गया। अभी दूसरे डिवाइस जब भी क्या करेगा, उस डेटा को रिसीव करेगा ना, उससे कैसे पता चलेगा कि ये डेटा जो आपका ऊपर का लेयर का जो भी डेटा उसने भेजा है वो कैसे आपका एरर फ्री है। वो क्या करेगा, उसके पास एक बार डेटा रिसीव हो गया ना, तो वो भी क्या करता है, एक आपका चेकसम एल्गोरिथम रन कर लेता है। रन करने के बाद वो भी अपना वैल्यू जो होता है ना, उस वैल्यू की आउटपुट निकालता है और उस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मैच कराता है। अगर वो वैल्यू जो इस डिवाइस के पास आउटपुट में जो वैल्यू आ रहा है और ये वैल्यू
ये दोनों अगर सेम है तो उस केस में उस डिवाइस को पता चलता है कि हाँ, जो डेटा मेरे वहाँ से सेंडर ने जो डेटा मेरे को भेजा है वो डेटा मेरे पास भी सही से आया है, या फिर वो डेटा में कोई एरर वगैरह रास्ते में नहीं बना है, मेरे को सही से डेटा रिसीव हुआ है। उसके बाद ये डिवाइस क्या करता है, उस डेटा को एक्सेप्ट कर लेता है। अगर ये वाला वैल्यू यहाँ पे मान लो कुछ अलग सा आ गया, 1 2 3 करके या ऐसा कुछ अलग सा आ गया, तो उस केस में आपका क्या होता है, ये डिवाइस फिर से डेटा सेंड करने के लिए, रिट्राइव के लिए रिक्वेस्ट सेंडर वाले डिवाइस के पास भेज देता है। फिर सेंडर वाला डिवाइस क्या करता है, पता चल जाता है कि रास्ते में जो डेटा मैंने भेजा था उसमें कुछ एरर वगैरह हो गया, तो फिर से मैं नया डेटा भेज देता हूँ। तो ये होता है आपका टीसीपी का चेकसम। हालांकि डेटा में कुछ एरर हो ना हो, इसके लिए चेकसम यूज होता है। और आपको एक चीज़ याद रखना है कि टीसीपी को कभी भी ऊपर वाले लेयर के ऊपर बिलीव नहीं होता है, इसीलिए टीसीपी हमेशा चेकसम टीसीपी हेडर प्लस डेटा दोनों को मिला के, ऊपर के लेयर से जो डेटा आ रहा है और टीसीपी हेडर दोनों को मिला के चेकसम रन करता है, ये याद रखिएगा थोड़ा। उसके बाद हमने देखा था कुछ चीज़ें, मैं देख लेता हूँ फिर से। ओके, हेडर का साइज वगैरह हमने कुछ देखा था। और ये आपका जो अर्जेंट पॉइंटर हो गया, ये अर्जेंट पॉइंटर अभी के लिए आपका यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। और ऑप्शन फील्ड आपका किस लिए यूज होता है वो थोड़ा हम बात कर लेते हैं। आपके पास बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि आपके ट्रांसपोर्ट लेयर के साथ काम करते हैं। जैसे आपके पास एक टीएलएस हो गया, इस तरह का कुछ आपके पास प्रोटोकॉल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट लेयर में भी आपका काम करते हैं। तो आपको पता है ट्रांसपोर्ट लेयर में आपके पास दो ही प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक टीसीपी हो गया, एक यूडीपी हो गया। लेकिन ये प्रोटोकॉल जब भी काम करेगा ना, ये भी तो अपना इन्फॉर्मेशन किसी को हैंड ओवर करेगा, तो ये प्रोटोकॉल क्या करते हैं, या फिर आपके ये प्रोटोकॉल आपका क्या करते हैं, अपने कुछ इन्फॉर्मेशन को ये टीसीपी हेडर के अंदर ही डाल देते हैं। कुछ फील्ड होता है टीसीपी हेडर में आपका, टीएलवी फील्ड या फिर टाइप लेंथ वैल्यू फील्ड। तो इसमें ये क्या करते हैं, बेसिकली कुछ अपना इन्फॉर्मेशन जो है टीसीपी हेडर के अंदर ही अटैच करा देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपका जनरली जो टीसीपी हेडर हो गया, ये आपका 5 रो का हो गया, 20 बाइट का आपका साइज हो गया, या फिर 5 रो का, ये आपका टीसीपी हेडर हो गया। नीचे आपके पास एक ऑप्शन आता है, इस ऑप्शन फील्ड के अंदर ये क्या करते हैं, ये सारे प्रोटोकॉल अपना इन्फॉर्मेशन जो भी टीसीपी हेडर के अंदर अटैच करना है ना, वो सारे इन्फॉर्मेशन वो क्या करते हैं, इसी ऑप्शन वाले फील्ड के साथ अटैच कर लेते हैं। तो ये ऑप्शन वाले फील्ड के साथ अटैच करने के बाद आपका क्या होता है, बाय डिफॉल्ट अगर आप देखोगे तो जनरल आपका टीसीपी हेडर का जो साइज होता है ना, आपका 20 बाइट का होता है, ठीक है। और ये मिनिमम साइज आपका होता है। ये इतना जो 5 रो के लिए मैंने आपको बताया ना, जो भी फील्ड हमने बात किया, उस फील्ड को मिलाने के बाद, एक्सक्लूडिंग ऑप्शन, ऑप्शन को ना मिलाओ, ऑप्शन को छोड़ के बाकी जितने भी टीसीपी का हमने फील्ड के बारे में बात किया ना, वो सारे फील्ड मिलाने के बाद आपका टीसीपी हेडर का साइज कितना होता है, 20 बाइट का। फिर आपके पास जो ऑप्शन फील्ड होता है ना, इस ऑप्शन फील्ड में आप मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हो, 40 बाइट का इंफॉर्मेशन आप ऐड कर सकते हो इस ऑप्शन फील्ड में, ठीक है। आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ता है टीसीपी हेडर के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करने की, तो आप मैक्स टू मैक्स 40 बाइट तक का इन्फॉर्मेशन जो है इसमें अटैच करा सकते हो। कहाँ पे, ऑप्शन फील्ड में। तो ऑप्शन फील्ड मिलाने के बाद आपका टीसीपी हेडर का साइज आपका कितना हो जाता है, कैन बी आपका 20 to 60 बाइट का हो जाता है, ठीक है। 20 to 60 मतलब ऑप्शन फील्ड में अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन अटैच नहीं कराते हो तो आपका साइज जो है टीसीपी हेडर का 20 बाइट का होता है। अगर आप कुछ भी अटैच करते हो तो अटैच करने के बाद आप मैक्स टू मैक्स, मैंने आपको बताया 40 बाइट तक आप इन्फॉर्मेशन अटैच कर सकते हो। तो अटैच होने के बाद आपका टीसीपी हेडर का साइज 20 टू मैक्स आपका 60 बाइट का साइज हो सकता है, ठीक है, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन जो है ऑप्शन फील्ड में अटैच कराते हो। और इसमें भी एक रूल है छोटा सा, क्या रूल है, टीसीपी हेडर का साइज जो आपका होता है ना, वो हमेशा आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 होके रहता है। मतलब अगर मैं 20 बाइट के साइज के बारे में बात करता हूँ ना, तो आप देखो 5 into 4 करने के बाद मेरा जो रिजल्ट आता है ना, वो 20 आता है। इसी तरह टीसीपी हेडर का साइज हमेशा आपका क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 4 होता है। आप जो भी साइज करो मल्टीप्लाई बाय 4 होना चाहिए, और ये रूल है। अब देखो मेरे टीसीपी हेडर का साइज था 20 बाइट्स का, उसके साथ मेरे कुछ दूसरे प्रोटोकॉल थे, या फिर मैंने क्या किया,
मेरे कुछ दूसरे प्रोटोकॉल के जरिए 2 बाइट का मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड किया, ठीक है, 2 बाइट्स का मैंने इन्फॉर्मेशन ऐड किया। तो अभी 2 बाइट्स का इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद मेरा टीसीपी हेडर का साइज ऑप्शन फील्ड में मैंने ऐड किया, तो टीसीपी हेडर का साइज मेरा आ गया 22 बाइट का। लेकिन रूल के हिसाब से आपको क्या पता है, टीसीपी हेडर का साइज हमेशा जो है ना वो आपका क्या होना चाहिए, हमेशा मल्टीप्लाई बाई 4 होना चाहिए। तो 22 तो मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं हो रहा है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन डालना है या फिर कुछ ऐसा डेटा हमें डालना है, ठीक है, ताकि ये साइज जो है ना इसका आसपास वाला जो साइज है, मतलब इसके आसपास बड़ा इससे साइज जो 24 बाइट का वो हो जाए। तो हम अभी क्या करेंगे, एक पैडिंग होता है, ठीक है, जैसे डंप डेटा वगैरह कुछ होता है ना, तो उस तरह का कुछ इन्फॉर्मेशन अब हम क्या करेंगे टीसीपी हेडर में ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे, अभी 2 बाइट का हम ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है 22 के साथ अगर 2 बाइट हम ऐड करा लेंगे, 2 बाइट का कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हम अटैच करा लेंगे तो क्या होगा, मेरा जो टीसीपी हेडर का साइज है ना वो मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाएगा, क्योंकि 24 बाइट का वो बन जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ पैडिंग ऐड कर लेंगे 2 बाइट का। तो पैडिंग 2 बाइट का ऐड करने के बाद हमारा टीसीपी हेडर का जो साइज था 22 + 2 = 24 बाइट का हो जाएगा। और ये पैडिंग का इन्फॉर्मेशन भी आपका क्या होता है, ये ऑप्शन वाले जो फील्ड होता है ना, इसी में ही आपका डेटा जो भी आप अटैच कर रहे हो उसके साथ साथ आपका पैडिंग का कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच किया जाता है। पैडिंग बेसिकली आपका इसलिए अटैच किया जाता है, अगर आपका टीसीपी हेडर का साइज ऑप्शन फील्ड में कुछ वैल्यू ऐड करने के बाद मल्टीप्लाई बाई 4 नहीं हो रहा है, तो उस केस में हमें कुछ पैडिंग ऐड करके उसे मल्टीप्लाई बाई 4 बनाना पड़ता है। तो ये था कहानी आपका टोटल टीसीपी हेडर का। उसके बाद आपके पास कोई टीसीपी में फील्ड नहीं होते हैं, जो भी आपको एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ता है वो आपका ऑप्शन वाले फील्ड में अटैच करना पड़ता है। उसके बाद हमारे पास होता था एक दूसरे, हम अभी ट्रांसपोर्ट लेयर से हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद और एक हेडर हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर में है, ये होता है आपका यूडीपी हेडर। तो एक बार हम यूडीपी हेडर के एक इमेज निकाल लेते हैं। इसमें बस बेसिकली कुछ नहीं, आप देख लो, छोटा सा एक इमेज है, ठीक है। हाँ, इसमें भी बाइट का दिखा रहा है, तो ये इससे भी हमारा काम हो जाएगा। अब देखो ये हमारे पास हो गया यूडीपी हेडर। यूडीपी हेडर में कुछ नहीं, आपका जैसे टीसीपी में मैंने आपको बताया था सोर्स पोर्ट डेस्टिनेशन पोर्ट्स होते हैं, उसी तरह यूडीपी में भी आपके पास सोर्स पोर्ट एंड डेस्टिनेशन पोर्ट सेम होते हैं। सोर्स पोर्ट मतलब जो डिवाइस आपका है उसमें कौन सा पोर्ट यूज हो रहा है, डेस्टिनेशन पोर्ट मतलब वो किसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, वो पोर्ट नंबर आपके अटैच हो जाता है। पोर्ट नंबर मतलब यहाँ पे वो इंटरफेस का नंबर वगैरह नहीं, वो आप मत सोचिएगा। पोर्ट नंबर मतलब सर्विस रिलेटेड नंबर। अगर आप वेब ब्राउज कर रहे हो तो HTTP के लिए जैसे पोर्ट नंबर मैंने आपको बताया था 80, तो उस तरह का आपका होता है। तो ये बेसिकली आपका सोर्स पोर्ट नंबर और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर के लिए फील्ड हो गया। ये आपका हेडर लेंथ बताता है कि ये जो टोटल हेडर का आपका लेंथ क्या है, और ये चेकसम भी आपका सेम होता है जैसे TCP का चेकसम मैंने आपको बताया। जैसे एरर डिटेक्शन के लिए आपका यहाँ पे भी यूडीपी हेडर में आपके पास चेकसम यूज होता है। जैसे मैंने आपको बताया था टीसीपी में आपका बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा होता है, इसलिए टीसीपी हेडर में भी आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। हालांकि यूडीपी में उतने सारे नहीं होते हैं, यूडीपी सिर्फ डेटा ट्रांसमिट करता रहता है, उसमें कुछ भी रिलायबिलिटी नाम का या फिर कनेक्शन ओरिएंटेड वगैरह कुछ भी फीचर इसमें नहीं है, इसीलिए यूडीपी में भी आपको ज़्यादा फील्ड देखने को नहीं मिलते हैं। आपका यूडीपी हेडर जो होता है वो आपका 8 बाइट का होता है, 4 बाइट 8 बाइट का आपका होता है। उसके बाद आपका नीचे जो है ना वो आपका डेटा आ जाता है, ठीक है। तो यूडीपी हेडर में जो भी फील्ड है आप टीसीपी हेडर से ही उसे देख सकते हो। टीसीपी हेडर में भी ये सारे फील्ड के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया है। अब हम डायरेक्ट स्टोरी पे आ जाते हैं आईपी हेडर के लिए। मैं एक इमेज निकाल लेता हूँ, तो हम देखेंगे आईपी हेडर में हमने कहाँ तक देखा था, तो उसी के हिसाब से, ठीक है। तो ये इमेज से हम देख लेंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हैं क्या, ठीक है, इससे हमारा काम चल जाएगा। अब देखो आईपी हेडर में हम पहले देख लेते हैं कहाँ तक हमने उस क्लास में बात किया था। लास्ट वाला कौन सा था, टीटीएल के लिए, ठीक है। टीटीएल तक हम देखेंगे। टीटीएल के बाद दूसरे वाले क्लास की वीडियो जो है क्लास नंबर 24 का वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ा है, आप देख लेना। अब देखो वर्जन फील्ड आपके पास सबसे पहले होते हैं। वर्जन फील्ड बेसिकली आपका क्या दिखाता है, वर्जन फील्ड आपका यही बताता है कि आप ये जो आईपी यूज कर रहे हो, ठीक है, ये IPv4 है या IPv6 है, वर्जन 4 है या 6 है। अगर आपका IPv4 है तो फिर वर्जन फील्ड में जो होता है ना वो आपके पास 4 आ जाएगा, अगर 6 है तो आपके पास 6 आ जाएगा, ठीक है। ये होता है, ये आपका वर्जन फील्ड जो होता है वो डिफाइन करता है।
उसके बाद आपके पास जो IHL लिखा है ना, उसका मतलब आपका है IP हेडर लेंथ। ठीक है, ये बेसिकली आपका वैसे ही TCP की तरह ही ये बताता है कि ये जो टोटल आपके पास IP हेडर है ना, सिर्फ हेडर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ तक है आपका हेडर। ऑप्शन पैडिंग वगैरह आप छोड़ दो, IP हेडर का जो ओरिजिनल है वो लेंथ क्या है। अगर ऑप्शन आप ऐड करते हो तब भी वो क्या करेगा, ऑप्शन और पैडिंग का जो साइज है उसे ऐड करेगा। अगर कोई दूसरा प्रोटोकॉल है जो अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अटैच करा रहा है, या फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच कर रहे हो IP हेडर के साथ, तो उस केस में ऑप्शन में अगर कुछ ऐड हो रहा है तो ऑप्शन को मिला के बताएगा। नहीं तो ये क्या करता है, आपका IP हेडर का जो लेंथ है ना, वो लेंथ आपका ये बताता रहता है कि IP हेडर का आपका टोटल लेंथ जो है वो कितना है। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, हेडर लेंथ जैसे आपका TCP में है उसी तरह का यहाँ पे। अगर मान लो आपके IP में आपने कुछ ऐड नहीं किया, 20 बाइट का आ रहा है, तो वो क्या बताता है, IP हेडर वाले ये वाले फील्ड में वो अटैच कर देता है कि मान लो ये IPv4 का था, वर्जन 4 है, इसमें ये अटैच कर लेता है कि IP का हेडर लेंथ जो है वो आपका 20 बाइट्स का है। इस तरह का वो इन्फॉर्मेशन अटैच कर लेता है। उसके बाद आपके पास तीसरी फील्ड एक होता है टाइप ऑफ सर्विस के लिए। ठीक है, ये टाइप ऑफ सर्विस बेसिकली आपका ये बताता है कि आपका क्लास ऑफ सर्विस। इसमें बेसिकली आपका ऐसा होता है कि ये एक तरह का आपका जो प्रायोरिटी होता है ना, कुछ डेटा को आपको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत पड़ता है, उसी तरह का यहाँ पे ये काम करता है। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो आपको किसी ट्रैफिक के पास, रास्ते के किसी ट्रैफिक के पास अगर आप खड़े हो ना, तो उस केस में आपका क्या होता है, आप देख लो कुछ आपके पास व्हीकल्स होते हैं, जैसे एम्बुलेंस हो गए, उसके ऊपर आपको कुछ देखने को मिलता है, कुछ रेड लाइट वगैरह ब्लू लाइट वगैरह देखने को मिलता है। कुछ पुलिस वैन वगैरह हो गए उसके ऊपर, या फिर कुछ नेता मंत्रियों का गाड़ी उसके ऊपर लाल लाइट आपको देखने को मिलते हैं। और आपके गाड़ी में कुछ उस तरह का लाइट देखने को नहीं मिलते, जनरली आपको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली आपका क्या किया जाता है, अगर किसी गाड़ी के ऊपर आपका ब्लू कलर का वो लाइट दिख रहा है ना, और उसका सायरन वगैरह कुछ बज रहा है जैसे होता है, तो ट्रैफिक पुलिस क्या करता है, उस गाड़ी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देकर उससे सबसे पहले निकलने के लिए जो होता है ना, मौका दे देता है। उसके बाद आपका सेकंड प्रायोरिटी आ जाता है, अगर कोई नेता मंत्री पुलिस वैन वगैरह अगर आ रहा है तो उस केस में उनको क्या किया जाता है, प्रायोरिटाइज दिया जाता है। फिर उसके बाद आपका आता है, आप नॉर्मल जैसे व्हीकल वगैरह चला रहे हो। तो यहाँ पे भी आपका डेटा को आप इस तरह का कुछ प्रायोरिटी दे सकते हो कि कौन सा वाला आपका प्रायोरिटाइज थोड़ा ज़्यादा है, कौन सा नीचे है। हालांकि क्वालिटी ऑफ सर्विस वगैरह उसके लिए होते हैं यूज़ करने के लिए, उसको यूज करके आप डेटा को क्या कर सकते हो, कुछ प्रायोरिटाइज वगैरह बना सकते हो, ताकि आपका सबसे पहले डेटा जो है, कुछ डेटा आपका ऐसा है जो आपका ज़्यादा प्रायोरिटी है या फिर क्रिटिकल डेटा वगैरह है, तो उनको आप पहले प्रोसेस करने के लिए भेज सकते हो, बाद में आप दूसरे नॉर्मल वाले को भेज सकते हो। तो इस तरह का काम आप कर सकते हो। तो उसके लिए जो भी इन्फॉर्मेशन आपको अटैच करने की ज़रूरत पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन आपका कहाँ होता है, ये क्लास ऑफ सर्विस में होता है। ये फील्ड आपका 8 बिट्स का होता है। इसके अंदर आपका जो भी इन्फॉर्मेशन अटैच करने की ज़रूरत पड़ता है, वो इन्फॉर्मेशन आपका यहाँ पे अटैच हो जाता है। ये वाले फील्ड पे आपको अटैच करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपका टोटल लेंथ होता है। आपको एक तो आपके पास ये वाला हो गया जो आपका हेडर लेंथ बता रहा था, और ये आपका एक टोटल लेंथ है। हेडर लेंथ और टोटल लेंथ में आपका डिफरेंस यही है कि अगर आप हेडर लेंथ की बात करते हो, ये आपका IP हेडर हो गया और ये आपका डेटा हो गया। ठीक है, ऑप्शन वगैरह आपका हेडर के अंदर ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हेडर लेंथ आपका बेसिकली यही बताएगा कि ये जो टोटल आपका हेडर है ना, यहाँ तक, ये हेडर का साइज क्या है, ये आपका हेडर लेंथ बताएगा। और टोटल लेंथ आपका क्या करता है, इंक्लूडिंग हेडर एंड डेटा दोनों को मिला के आपका साइज क्या है, वो साइज आपका क्या करता है, टोटल लेंथ वाले जो फील्ड होता है उसके अंदर आ जाता है। IP हेडर का साइज इंक्लूडिंग डेटा साइज, आपका टोटल मिला के जो भी साइज होता है वो आपका क्या होता है, टोटल लेंथ के अंदर आ जाता है। फिर आपके पास एक आ जाता है आइडेंटिफिकेशन। हालांकि मैं थोड़ा इसमें देख लूँ कि आइडेंटिफिकेशन के बारे में पूरा मैंने वो बताया था कि नहीं, शायद फ्रेगमेंटेशन इससे पहले मैंने बता दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने बताया तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ पहले। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन आपका बेसिकली क्या होता है, अगर आप पुराने वाले वीडियो क्लास 22 या 22 21 या ऐसा कुछ उससे पहले वाला अगर आपने वीडियो देखा है, जहाँ पे मैंने फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात किया था। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है आप देख लो। आप कोई मैसेज भेज रहे हो, ये सेंडर वाला डिवाइस है, ये कोई मैसेज भेज रहा है,
ये रिसीविंग वाला डिवाइस है, ये सेंडर, ये रिसीवर। इसने एक मैसेज भेजा, हेलो हाउ आर यू, ये एक ही मैसेज है। इसने इसे फ्रेगमेंटेशन करने के बाद ये फ्रेगमेंट में कुछ डिवाइड हो गया, ठीक है। अब देखो इसी टाइम हो सकता है ये वाले ने कुछ दूसरा मैसेज भी कुछ दूसरा एप्लीकेशन यूज करके इसे भेजा है, ठीक है। तो उसने ऐसा भेजा था कि हाउ डू यू डू, इसको भी इसने 4 फ्रेगमेंट में डिवाइड कर लिया, इस तरह का उसने भेजा था, ठीक है। अब ये वाला डिवाइस देखो, इसको अभी 2 मैसेज रिसीव हो रहा है, एक तो ये वाला ऊपर का हो रहा है, एक नीचे ये वाला हो रहा है। आपका हो सकता है इसने ये वाला जो है, ये रिसीवर वाला डिवाइस, ये हेलो वाला मैसेज पहले रिसीव कर लिया, फिर उसके बाद ये वाला मैसेज किया, फिर ये वाला कर लिया, फिर ये वाला कर दिया, फिर ये वाला, फिर ये वो वाला, जो भी हो। वो मैसेजेस क्या होते हैं, एक के बाद एक आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एक मैसेज भेजो तो एक मैसेज कंप्लीट होने के बाद दूसरे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। डेटा आपका कुछ भी किसी भी तरह से ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब रिसीविंग वाले डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि अगर ये हाउ वाला मैसेज इसके पास रिसीव हुआ है ना, ये कौन से वाले पैकेट का है, मतलब ये वाला का है, ये वाला डेटा का ऑप्शन मीन्स एक पार्ट है, या फिर ये नीचे वाला डेटा का एक पार्ट है, उसे कैसे पता चलेगा। इसे फिर हाउ के बाद यू रिसीव हो गया तो उसे पता नहीं, फिर डू रिसीव हो गया, फिर उसे पता नहीं कि कौन से वाले के साथ, क्योंकि उसे तो अटैच करना है ना। एक के बाद एक आपका सेगमेंट अगर फ्रेगमेंट अगर इसके पास रिसीव हो रहे हैं तो उसे अटैच करके उसे तो मैसेज पढ़ना है, नहीं तो वो हेलो वाला मैसेज रिसीव करके फिर उसके बाद अगर डू अगर रिसीव हो रहा है उसे, तो हेलो डू, फिर उसके बाद यू से रिसीव हो गया, इससे यू हाउ, तो इससे तो वो समझ नहीं पाएगा कौन से वाला मैसेज का क्या पार्ट है। तो ऐसा है ना, उसको कुछ ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे उसे पता चले कि ये सारे जितने भी फ्रेगमेंट, ये नंबर 1 फ्रेगमेंट, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो फ्रेगमेंट है ना, ये एक मैसेज के, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 जो फ्रेगमेंट है ये अलग सा मैसेज है, उसे पता होना चाहिए। तो इसीलिए आपका क्या किया जाता है, जब भी फ्रेगमेंटेशन होता है, कुछ डेटा को फ्रेगमेंट में डिवाइड किया जाता है ना, तो उसे क्या किया जाता है। देखो पहले वाला मेरा डेटा था हेलो हाउ आर यू, तो इसको जब ये वाला सेंडर वाला डिवाइस फ्रेगमेंट में डिवाइड करेगा, उसके ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन वो लगा लेगा। उस आइडेंटिफिकेशन में कुछ नंबर वो अटैच करेगा जो कि हर एक फ्रेगमेंट में क्या होता है आपका सेम होता है, ठीक है। ये नंबर आपका हर एक फ्रेगमेंट के लिए सेम होगा। कौन से फ्रेगमेंट के लिए, ये जो पहले वाला आपका डेटा है ना हेलो हाउ आर यू, ये वाले डेटा को फ्रेगमेंट में डिवाइड करने के बाद इसने 4 पार्ट में डिवाइड किया, हर पार्ट में ये एक आइडेंटिफिकेशन लगा लेगा। इस आइडेंटिफिकेशन से पता चलेगा कि ये सारे जो है ना ये एक ही मैसेज के पार्ट है। और इसके लिए भी, नीचे के लिए भी वो क्या करेगा, कुछ आइडेंटिफिकेशन बनाएगा। उस आइडेंटिफिकेशन मान लो ये 12 करके कुछ आइडेंटिफिकेशन फॉर एग्जांपल वैल्यू मैंने लगाया, इसके सारे मैसेज के साथ 12 हो गया, इसके साथ मान लो इसने 13 या ऐसा कुछ यूज किया था, ठीक है। अब ये डिवाइस जब भी रिसीव कर लेगा ना, उसे पता चल जाएगा कि ये हेलो अगर मेरे को रिसीव हो रहा है, उसके साथ अगर आइडेंटिफिकेशन 13 है ना, और इसके साथ भी अगर 13 है, और इसके साथ भी अगर 13 है, तो इसका मतलब ये सारे मैसेज जो है ना ये एक मैसेज के पार्ट है, और 12 के साथ जितना भी वो रिसीव कर रहा है ना वो सारे अलग सा मैसेज का पार्ट है। आपका आइडेंटिफिकेशन यही काम करता है। जब भी आपका फ्रेगमेंटेशन होता है, उस फ्रेगमेंटेशन के टाइम हर एक फ्रेगमेंट के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन वैल्यू चिपका दिया जाता है। और वो आइडेंटिफिकेशन वैल्यू क्या होता है, जिस डेटा को आप डिवाइड करके बहुत सारे फ्रेगमेंट में डिवाइड कर रहे हो ना, उसी डेटा के जितने भी फ्रेगमेंट में आप डिवाइड कर रहे हो हर एक के ऊपर आइडेंटिफिकेशन वैल्यू आपका सेम होता है। आइडेंटिफिकेशन बेसिकली आपका यही बताता है, इट डिफाइन दैट ऑल द फ्रेगमेंट्स आर फ्रॉम सेम मेजर पैकेट और सेम मेजर डेटा, ठीक है। आपका ये है। उसके बाद आपके आइडेंटिफिकेशन के बाद आपके पास क्या आ रहा है फील्ड में थोड़ा देख लेता हूँ। उसके बाद आपके पास कुछ फ्लैग्स आते हैं, ठीक है, और फ्रैगमेंट ऑफसेट आपके पास आता है, ठीक है। कुछ फ्लैग्स के बारे में हम देखेंगे। तो फ्लैग्स के लिए हमारे पास आईपी में 3 बिट का इंफॉर्मेशन है, मतलब आप 3 फ्लैग यूज कर सकते हो, लेकिन हमारा यहाँ आईपी में हम 2 फ्लैग के बारे में पढ़े कि एक आपका रिजर्व है। एक तो आपके पास फ्लैग रिजर्व हो गया, दूसरे फ्लैग आपका मोर फ्रेगमेंट या मोर फ्लैग आप बोल सकते हो, या फिर मैं इसे फ्रेगमेंट लिखता हूँ, या फिर आप एमएफ मान सकते हो। और एक आपके पास होते हैं डीएफ, या फिर आप इसे डोंट फ्रेगमेंट। तो अब हम देखेंगे मोर फ्रेगमेंट और डोंट फ्रेगमेंट के बारे में। मोर फ्रेगमेंट मतलब आपका यही है, पुराने वाले एग्जांपल पे मैं चला जाता हूँ। अब देखो इसने ये वाले मैसेज के ऊपर आप आ जाओ, हेलो हाउ आर यू, इसने फ्रेगमेंट कर लिया। करने के बाद रिसीविंग वाला डिवाइस जो भी रिसीव करेगा उस डेस्टिनेशन बना के उसने भेज दिया।
अब रिसीविंग वाले डिवाइस को 4 मैसेज रिसीव हो रहे हैं, हेलो, हाउ आर यू। इसे इनमें से पहले जो भी मैसेज, मान लो यू वाला मैसेज उसे रिसीव हो गया, इसमें एक मोर फ्रैगमेंट, जो भी फ्रैगमेंट होता है ना, तो उसमें मोर फ्रैगमेंट वाला फ्लैग जो होता है इसमें ऑन आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये वाले डिवाइस को पता चलेगा कि इसके बाद भी और बहुत सारे फ्रैगमेंट है मेरे पास आ रहे हैं। इसमें भी उसने क्या करेगा, मोर फ्रैगमेंट ऑन करके भेजेगा। ये वाला भी जब इसको रिसीव हो जाएगा रिसीविंग वाला डिवाइस को, तब भी उसे पता चलेगा कि मोर फ्रैगमेंट ऑन, मतलब मेरे पास और भी डेटा आ रहे हैं। फिर इसमें भी आपको मोर फ्रैगमेंट 1 देखने को मिलेगा, और जो लास्ट पैकेट होता है ना, उसमें मोर फ्रैगमेंट आपको 0 देखने को मिलेगा। लास्ट वाले मोर फ्रैगमेंट आपको 0 देखने का मिलेगा। इसका मतलब आपका यही है कि जो लास्ट मैसेज, ये एक सेम मेजर पैकेट का जो भी फ्रेगमेंटेशन हुआ है उसका लास्ट फ्रेगमेंट यही वाला है। और ये वाला रिसीव होने के बाद अब ये क्या करेगा, उन मैसेजेस को जोड़ के अभी पढ़ेगा, क्योंकि उसे पता चल गया कि ये वाला जो पैकेट था या फिर मैसेज मेरे को रिसीव हुआ था या फिर फ्रेगमेंट मेरे को रिसीव हुआ था वो लास्ट था। इसीलिए ये कहाँ से पता चलता है, मोर फ्रेगमेंट फ्लैग जहाँ पे आपका ऑन है, इसका मतलब पीछे और भी फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, और जहाँ पे 0 हो जाता है या फिर ऑफ हो जाता है उसका मतलब यही है ये लास्ट फ्रेगमेंट था इसी मेजर पैकेट के लिए। ये होता है आपका मोर फ्रेगमेंट। और डोंट फ्रेगमेंट मतलब आपका यही है, मान लो किसी वजह से आपको फ्रेगमेंटेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल आपका यही होता है ना कि टीसीपी के साथ तो मेरा सेगमेंटेशन हो रहा है, उससे ऑलरेडी मेरा 1480 बाइट का डेटा आ रहा है, उसके ऊपर अगर मैं आईपी हेडर लगा देता हूँ 20 बाइट का, तो मेरा 1500 का हो जाएगा। 1500 का होने के बाद मेरा एमटीयू के हिसाब से 1500 डेटा जो है मेरा इंटरफेस से एग्जिट हो जाएगा। तो उसमें मैं फ्रेगमेंट क्यों करूँ, क्योंकि मेरा डाटा ऑलरेडी सेगमेंट होकर ऊपर से आ रहा है, और जनरली जो भी साइज मैंने सेट किया है उसी हिसाब से तो सब कुछ मेरा बाय डिफॉल्ट सब कुछ हो रहा है। तो मैं फिर से फ्रेगमेंट क्यों करूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे को यहाँ पे टीसीपी यूज करना है, यूटीपी नहीं यूज हो रहा है। तो उस जगह पे हम ऐसा कर सकते हैं, किसी डेटा के साथ जब भी हम क्या करते हैं, डोंट फ्रेगमेंट वाला अगर फ्लैग को ऑन कर देता है ना, अगर डोंट फ्रेगमेंट फ्लैग किसी पैकेट के अंदर या फिर किसी डेटा के अंदर आपका टीसीपी आईपी हेडर में ऑन दिखा रहा है, इसका मतलब वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन आपका परफॉर्म नहीं होता है। आपका डिवाइस जो है फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म नहीं करके डेटा को आगे भेज देता है, ठीक है। आपका डोंट फ्रेगमेंट फ्लैग यही होता है। हालांकि इतने ही आपके पास 2 ही फ्लैग्स है, और एक आपके पास रिजर्व है जो कि आगे यूज करने के लिए रखा गया है, और उसके बाद आपके पास एक है फ्रेगमेंट ऑफसेट। फ्रेगमेंट ऑफसेट आपका बता देता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली आपका क्या होता है, रिसीविंग एंड पे डेटा को अरेंज करने के लिए यूज होता है। मैं वहीं पे एग्जांपल पे आ जाता हूँ। ये आपका सेंडर डिवाइस हो गया, ये आपका रिसीवर डिवाइस हो गया। इसने कुछ डेटा भेजा, हेलो हाउ आर यू मैसेज, ठीक है। और इसने हेलो को एक पार्ट में ले लिया, हाउ को एक पार्ट में ले लिया, आर को एक पार्ट में ले लिया, यू को एक पार्ट में ले लिया, ठीक है। अभी आइडेंटिफिकेशन आपका जो भी है उसने आइडेंटिफिकेशन फील्ड उसने लगा लिया, सेम जो है आईडी जो भी है उसने लगाया। अभी इसके साथ मोर फ्लैग उसने लगा के भेजा, इसके साथ मोर फ्लैग लगाया, इसके साथ मोर फ्लैग लगाया, और इसके साथ नहीं लगाया या फिर ऑफ कर दिया, ऐसा आप मान सकते हो। अभी ये डिवाइस क्या करेगा, देखो ये हेलो हाउ आर यू मैसेज तो इसको रिसीव हो जाएगा, 4 पार्ट में इसके पास आ रहे हैं, लेकिन किसके बाद कौन सा मैसेज है अभी ये रिसीवर वाला डिवाइस जो है उसे कैसे पता चलेगा। मतलब हो सकता है आपका इसके पास सबसे पहले हाउ आ गया, उसके बाद हेलो आ गया, आर आ गया, यू आ गया। हाउ हेलो आर यू ये तो कोई मतलब नहीं बन रहा है। अभी इस डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि जो मल्टीपल फ्रेगमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं इसमें से कौन सा वाला पहले मेरे को अटैच करके, जब मैं उस फ्रेगमेंट को जोड़ के ये तो मैसेज बनाएगा ना फिर आपको दिखाने के लिए, तभी तो इसको समझ में आएगा। तो इसे कैसे पता चलेगा कि कौन से वाला मैसेज सबसे पहले है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, इसे कैसे पता चलेगा। अब ये कहानी, अभी क्या होता है आपका डिवाइस जब भी फ्रेगमेंटेशन परफॉर्म करता है, एक आपके पास आईपी हेडर में फील्ड होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट करके, तो उसमें कुछ वैल्यू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये सबसे पहले वाला मैसेज है तो इसमें ये क्या करेगा, फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला वैल्यू 1 करा लेगा, इसमें 2, इसमें 3 और इसमें 4 करा लेगा। जब भी भेज देगा ना इस डिवाइस के पास, अभी इसको पता चल जाएगा फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला फील्ड जो होता है उसमें चेक करके कि पहले सीक्वेंस तो मेरे पास ये है, सेकंड वाला ये है, थर्ड वाला ये है, 4 वाला ये है। अभी ये क्या करेगा, सीक्वेंसली इसे मैनेज अरेंज कर लेगा कि पहले वाला जो मेरा पार्ट है वो हेलो है, उसके बाद हाउ आर यू, तो इसे समझ में आ जाएगा। जो आपने भेजा था उसी तरह से उसे भी समझ में आएगा। अभी फ्रेगमेंट ऑफसेट एक्चुअली आपका यही होता है, इट हेल्प द रिसीविंग डिवाइस टू अरेंज द पैकेट्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस।
In a proper sequence means what? In which sequence you are sending the packet to the receiving device is arranging the arranging the fragments in the same sequence. Okay, it should be like what you are sending hello, then how, then are, then you. Then he should also, the receiving device should also arrange like first one should be hello, second part should be how, third part should be are, fourth part should be you. So actually fragment offset is the field in the IP header which help the receiving device to arrange the packets in a proper sequence. Okay, जो भी sequence से उसे मैसेज को अरेंज करना है वो उसी सीक्वेंस से अरेंज कर रहा है या फिर किसी के हेल्प से, फ्रेगमेंट ऑफसेट वाले हेल्प से। जब भी आपका डिवाइस कोई फ्रेगमेंट किसी डेटा को डिवाइड करके कुछ फ्रेगमेंट में डिवाइड करता है तो वो क्या करता है, एक फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड बना के एक सीक्वेंस नंबर कुछ बनाता है। हर एक पैकेट के लिए एक सीक्वेंस के बाद एक सीक्वेंस करके वो फ्रेगमेंट ऑफसेट वाले फील्ड जो होता है ना उसमें अटैच कर देता है कुछ इन्फॉर्मेशन। फिर जो रिसीवर डिवाइस होता है वो फ्रेगमेंट ऑफसेट वाला फील्ड को चेक करने के बाद वो क्या करता है, मैसेज को अरेंज करता है। जो भी डिवाइस आपका रिसीव करता है, कुछ भी पैकेट रिसीव करता है, सबसे पहले वो आइडेंटिफिकेशन फील्ड चेक कर लेता है और सारे सेम आइडेंटिफिकेशन फील्ड को एक जगह पे ले आता है क्योंकि उसे पता है आइडेंटिफिकेशन सब में सेम है, इसका मतलब ये है कि मैसेज का पार्ट है। फिर फ्रेगमेंट ऑफसेट वैल्यू देख के कौन से बाद कौन सा वाला पार्ट ज्वाइंट करना है वो ऐसे करके ज्वाइंट करके आपको जो है, जो यूजर व रिसीविंग एंड पे जो भी यूजर बैठा है ना उसे क्या करता है, एक आउटपुट दे देता है। ये बेसिकली कहानी आपका होता है फ्रेगमेंट ऑफसेट की। उसके बाद आपके पास एक होता है टाइम टू लाइफ। हालांकि ये लास्ट पार्ट आज के क्लास के लिए रहेगा, उसके बाद भी वीडियो ऑलरेडी है। अगर आप अभी देख रहे हो ये वीडियो, गलती से मैंने अपलोड नहीं किया था, रिकॉर्ड वगैरह के लिए कुछ दिक्कत था तो इसलिए मैं फिर से इसे बना रहा हूँ। नेक्स्ट वाले क्लास आपको कंटिन्यूसली देखने को मिलेंगे। तो आपका एक फील्ड होता है टीटीएल। ये बेसिकली आपका लूप एवॉइड के लिए यूज होता है। लेयर 3 के केस में लूप एवॉइड करने के लिए आपका टीटीएल यूज किया जाता है। हालांकि हम देखेंगे किस तरह का ये लूप को एवॉइड करता है। आप मान लो यहाँ पे राउटिंग की थोड़ी मैं एग्जांपल आपको देने जा रहा हूँ, लेकिन आप राउटिंग के बारे में आप आगे देखोगे, लेकिन फिर भी हम थोड़ा आप ध्यान दे देना, बस एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप मान लो यहाँ पे एक डिवाइस है, ये डिवाइस एक राउटर से कनेक्ट है, ये और एक राउटर से, उस राउटर से आपका और एक डिवाइस कनेक्ट है। ये ए वाला डिवाइस हो गया, ये बी वाला डिवाइस हो गया। अभी क्या है, ये सारे राउटर के पास एक राउटिंग टेबल होता है जहाँ पे इंफॉर्मेशन होता है कि कौन से नेटवर्क के डेटा लेके जाने के लिए मुझे कहाँ जाना है। जैसे आपके पास डायरेक्टरी होता है ना, उसी तरह इनके पास भी कुछ लिस्ट होते हैं। जैसे इस डिवाइस के पास, मैंने इसे पता है, इनके पास एक्चुअली डिवाइस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, नेटवर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होता है। आप मान लो ये जो ए डिवाइस है ना, ए डिवाइस की नेटवर्क और ये बी डिवाइस की नेटवर्क, आप इस तरह का नेटवर्क का नाम जान लो। ये राउटर के पास हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है कि ए डिवाइस के नेटवर्क के लिए जाने के लिए मेरे पास पाथ ये है, ये वाला इंटरफेस से मैं एग्जिट करूंगा, और ये वाला इंटरफेस से मैं क्या करूंगा, बी नेटवर्क में अगर मेरे को जाना है तो उसके लिए मेरे को ये वाला इंटरफेस जो है यूज करना है। लेकिन इस राउटर के पास गलती से हमने कॉन्फ़िगर कर लिया कि बी नेटवर्क के डिवाइस के लिए अगर जाना है तो हमें ये वाला पाथ यूज करना है। हमने गलती से यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, ठीक है, कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन वगैरह हो गया। अब देखो क्या होगा, जब भी ये ए वाला कुछ डेटा बी वाले डिवाइस को भेजने की कोशिश करेगा, ए कुछ डेटा बी को भेजने की कोशिश कर रहा है, तो उस केस में आपका क्या होगा, जाहिर सी बात है आपका डेटा जो है ये वाले राउटर, या फिर इसको R1 इसको R2 में मान लेता हूँ, राउटर 1 के पास आएगा। अभी राउटर 1 क्या करता है, अपना राउटिंग टेबल चेक करेगा, उसे पता चलेगा कि बी नेटवर्क के लिए डेस्टिनेशन है, तो बी को डेटा ये भेज रहा है, तो बी को भेजने के लिए मेरे पास ये इंटरफेस यूज करना है, ये तो सही है, ये इस इंटरफेस से डेटा आपका आगे भेज दिया। अभी ये राउटर 2 के पास जब आया, उसने भी अपना राउटिंग टेबल चेक किया और उसे इन्फॉर्मेशन मिला कि इसी इंटरफेस से मुझे भेजना है, बी नेटवर्क में अगर जाना है, तो उसने फिर से वापस उसी वाले पाथ पे भेज दिया। अब देखो, अब इसके पास फिर से वही पैकेट आ गया, तो वो फिर से डेस्टिनेशन चेक करेगा कि बी है, फिर से वो इसी वाले पाथ से भेजेगा, फिर ये सेम चेक करेगा राउटिंग टेबल, फिर इसे ये ऐसे भेजेगा। तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे लूप बन गया ना, कुछ गलत कॉन्फ़िगरेशन की वजह से आपका कुछ लूप बन गया। मतलब अभी ये डेटा आपका क्या है, ए वाला डिवाइस इसको भेजेगा, ये फिर वापस भेजेगा, ये डेटा आपका ऐसे ही घूमता रहेगा, कंटिन्यूसली आपका घूमेगा। तो उसके वजह से क्या है, आपके पास जो ये लिंक है ना, उसकी बैंडविड्थ आपका ऑटोमेटिकली यूटिलाइज होता रहेगा ना। मान लो आपके पास स्लो इंटरनेट है, 1 Mbps का आपके पास इंटरनेट है, आपका 1 Mbps का जो इंटरनेट का स्पीड था या फिर आपका लिंक का जो स्पीड था,
वो तो बहुत मैसेजेस घूमने के ऐसा नहीं कि बी नेटवर्क के लिए आप एक ही मैसेज भेज रहे हो, मान लो मल्टीपल मैसेजेस आ रहे तो मल्टीपल मैसेजेस ऐसे ही घूमते रहेंगे, तो आपका लिंक का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, आपका बैंडविड्थ जो है लूप के वजह से वो कंज्यूम हो जाएगा, तो आपका इंटरनेट स्पीड जो है ना वो स्लो हो जाएगा। आप 1 MBPS होते हुए भी लिंक का स्पीड आप यूज़ नहीं कर पाओगे, आपका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि ये तो कम आपका घूम रहा है ना उसी लिंक के ऊपर आपका डाटा, ये उसको भेज रहा है फिर वो वापस भेज रहा है, उसको भेज रहा है फिर वापस भेज रहा है, उसको भेज रहा है फिर वापस भेज रहा है, तो इसी तरह का आपका हो रहा है। तो इसी तरह का सिनेरियो का आपका लूप बोलते हैं, ठीक है। तो टीटीएल बेसिकली आपका क्या होता है, इस टाइप का लूप अगर कहीं रास्ते पे बन गया ना तो उससे अवॉइड करने के लिए आपका टीटीएल यूज किया जाता है। टीटीएल बेसिकली यहाँ पे क्या काम करता है, टीटीएल का आपका फुल फॉर्म होता है टाइम टू लाइव, ठीक है। टाइम टू लाइव मतलब आपका यही होता है, कुछ ऐसा वैल्यू होता है आपके पैकेट के अंदर, मतलब वो एक वैल्यू दे देता है आपके पैकेट को कि कितने देर तक ये पैकेट जिंदा रह सकता है या फिर कितने देर तक ये पैकेट ट्रैवल कर सकता है, वो आपका डिफाइन करता है कौन, टीटीएल वैल्यू। टीटीएल वाले फील्ड पे आपके कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं, जैसे अगर टीटीएल वैल्यू में 5 कर देता हूं, इसका मतलब यही है कि अगर 5 हॉप तक, हॉप मतलब क्या है, ये ए वाला अगर डेटा भेज रहा है तो ये एक हॉप हो गया, ये एक हॉप हो गया, ठीक है। जितने डिवाइसेस मेरे रास्ते में, जितना लेयर 3 डिवाइसेस रास्ते पे उसके आ रहे हैं, अगर मैं 5 टीटीएल वैल्यू 5 कर देता हूं तो उस केस में आपका क्या होता है, जो भी पैकेट भेजा जा रहा है 5 टीटीएल वैल्यू के साथ, अगर नेक्स्ट 5 हॉप तक या फिर 5 डिवाइस रीच करने तक अगर उसको डेस्टिनेशन मिल जाता है तो पैकेट आपका ठीक है, डिलीवरी कर दिया जाता है। अगर नहीं मिला तो 5 हॉप के बाद ये पैकेट आपका ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, या फिर डिस्कार्ड हो जाता है, आप ऐसा मान सकते हो। तो यहाँ पे टीटीएल एक्चुअली आपका इसी काम से लूप कैसे अवॉइड करता है, आपके जब भी कोई डिवाइस कोई डेटा जनरेट करता है तो उसमें वो क्या करते हैं, कुछ टीटीएल वैल्यू मेंशन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ए वाला डिवाइस टीटीएल वैल्यू 5 मेंशन करके आपका पैकेट भेज दिया, अभी डिवाइसेस जो रास्ते में आते हैं ना, वो जब भी उस डेटा को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में भेजते हैं ना, मतलब ये R1 जब ये वाले पोर्ट से उस डेटा को ये वाले पोर्ट पे भेजता है ना, तो उस टाइम पे वो क्या करते हैं, टीटीएल वैल्यू को -1 कर लेते हैं, मतलब 5 - 1 करके ये क्या करता है, टीटीएल वैल्यू को 4 करके आगे भेजता है। ये आपका रूल है। जब भी कोई लेयर 3 डिवाइस आपके रास्ते में आ जाता है, कोई राउटर वगैरह, और वो एक इंटरफेस से रिसीव किए हुए डेटा राउटिंग टेबल चेक करने के बाद दूसरे इंटरफेस से जब भेजने की कोशिश करते हैं तो वो क्या करते हैं, टीटीएल वैल्यू का डिक्रीज बाय 1 करके आगे भेजते हैं। तो यहाँ पे भी R1 वही करेगा, आपका टीटीएल वैल्यू को डिक्रीज बाय 1 कर लेगा और टीटीएल वैल्यू आपका 4 हो जाएगा, और वो क्या करेगा, आगे भेज देगा। आगे ये डिवाइस भी सेम काम करेगा, अपने राउटिंग टेबल उसने चेक किया, राउटिंग टेबल चेक करने के बाद उसे पता चला कि इसी रास्ते से मेरे को भेजना है, तो ये भी क्या करेगा, टीटीएल वैल्यू आपका डिक्रीज बाय 1 कर देगा, तो आपका वैल्यू जो है वो भी 3 हो जाएगा। इसने भेजा था 4 के साथ और ये रिसीव किया 4 में, और फिर से भेजने के टाइम इसने डिक्रीज कर दिया बाय 1, तो टीटीएल वैल्यू आपका इसमें 3 बना दिया। फिर ये डेटा जब इसके पास आ गया ना, R1 के पास फिर से आ गया, R1 फिर से भेजने के टाइम क्या करेगा, टीटीएल वैल्यू डिक्रीज कर देगा, उसने 2 बनाया। फिर ये टीटीएल वैल्यू इसके पास जब आएगा, ये फिर से इस रास्ते से भेजेगा, तो टीटीएल वैल्यू उसने 1 कर दिया, और इसके पास जब आ गया 1 टीटीएल वैल्यू के साथ, ये जब डिक्रीज कर देगा 1, तो टीटीएल वैल्यू 0 हो जाएगा। तो ये यहीं पे डेटा को क्या करेगा, ड्रॉप कर देगा, क्योंकि आपका रूल है कि टीटीएल वैल्यू अगर आपका 0 हो रहा है तो उस केस में टीटीएल वैल्यू 0 मीन्स पैकेट शुड बी ड्रॉप्ड देयर, तो आपका पैकेट ड्रॉप हो गया। पहले जो हमने देखा था विदाउट टीटीएल वैल्यू, तो उसमें आपका पैकेट कंटिन्यूसली घूमता रहता था, लेकिन यहाँ पे एक बार टीटीएल वैल्यू 0 होने तक आपका पैकेट जो है घूमता रहा, लूप बनता रहा, लेकिन एक बार 0 हो गया घूमते घूमते, फिर आपका पैकेट ड्रॉप हो गया, तो आपका लूप का अवॉइड हो गया, आपका लिंक में अब कोई लूप देखने को नहीं मिला। तो आपका जो ये वैल्यू टीटीएल वैल्यू होता है ना, ये कुछ डिवाइसेस के हिसाब से आपका जनरेट किया जाता है। अगर आपका डिवाइस लिनक्स डिवाइस है जो पैकेट को जनरेट कर रहा है, वो क्या करते हैं, 64 टीटीएल वैल्यू से शुरू करते हैं। अगर विंडोज है तो विंडोज डिवाइस आपका 128 से शुरू करते हैं, अगर सिस्को का है तो आपका 255 से शुरू होता है, ठीक है। ये कुछ डिवाइस का आपका बेसिक सा कुछ ऑलरेडी प्री डिफाइंड टीटीएल वैल्यू आपका रखा गया है। तो ये स्टोरी था आपका टीटीएल का, आईपी हेडर का, और बाकी आईपी हेडर में जो भी है आप नेक्स्ट वाले क्लास का वीडियो देख लेना, यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट में आपके पास पड़ा है, वो वाला वीडियो आप देख लेना, जिसमें प्रोटोकॉल के फील्ड के बारे में, हेडर चेकसम, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन, ऑप्शन, पैडिंग, सारे कुछ की इन्फॉर्मेशन मैंने बोल के रखा है। चलो आज के लिए बस इतना ही मेरे को बोलना था ये क्लास के लिए। अगर आपको कोई यूट्यूब में अगर आप वीडियो देख रहे हो और आपके पास कोई सवाल है या फिर किसी चीज़ के ऊपर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह आ रहा है,
तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। अगर ज़रूरत पड़े तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से अगर कोई वीडियो बनाने की भी ज़रूरत पड़े तो वो भी मैं बना के एक बार अपलोड कर लूँगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, अगर आप यूट्यूब में हमारा वीडियो देख रहे हो और अगर आपका सही से ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करो। और अगर आप कंटिन्यूसली हमारा जो भी वीडियो ये CCNA क्लास ख़त्म होने तक सारे वीडियो मैं आगे अपलोड करता रहूँगा और उसका अपडेट वगैरह आपको देखने के लिए आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये जो CCNA का बैच हमारा चलते हैं कुछ बच्चों के साथ लेके मैं चलाता हूँ, और ये बैच टोटल आपका फ्री है, कोई कॉस्ट इसमें नहीं है। अभी के लिए तो मैंने कोई कॉस्ट नहीं रखा है। नेक्स्ट वाले बैच भी मैं बहुत जल्द, ये बैच ख़त्म होने के बाद फिर से नेक्स्ट वाले बैच जो है फ्री वाला वो भी मैं चालू करूँगा। तो वो बैच के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना है तो आप नीचे लिख सकते हो, या फिर यहाँ पे मैं अपने ईमेल आईडी लिख देता हूँ। आप वो ईमेल आईडी पे क्या करो, मेल भेज दो। अगर आपको ज्वाइन करना है, लाइव क्लास में बैठना है फ्री में, तो आप ये वाला ईमेल आईडी जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप ये वाले ईमेल आईडी पे मेरे को मेल भी कर सकते हो। तो क्या होगा, नेक्स्ट जब भी आपके पास बैच शुरू होगा तो मैं आपको एक मेल करा दूंगा, ठीक है, कि बैच शुरू हो रहा है। अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स भी है या फिर कोई दोस्त वगैरह जो भी आपके पास है, अगर उनको फ्री में CCNA वगैरह चाहिए तो उनको भी आप बुला सकते हो और हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हो। इसीलिए हमें कुछ बंदे चाहिए, क्योंकि अगर मैं कुछ बोलता रहूँ ना तो इसका मतलब कुछ नहीं। अगर आप कुछ सवाल करते हो उसके बाद मैं आंसर देके कुछ बोलता हूँ ना, तो उसमें क्या होता है, थोड़ा पढ़ाने में भी मज़ा आता है। और दूसरा चीज़ होता है, हो सकता है आपने बहुत सारे सिनेरियो देखा है और आपके दिमाग में भी कुछ सोचने का तरीका कुछ अलग सा है जो हमारे पास नहीं है। हो सकता है हम भी आपसे कुछ सीख ले, आपके सोच के हिसाब से हम भी कुछ सीख ले, यहाँ पे कैसे यूटिलाइज करना है नेटवर्किंग के अंदर वो भी हम देख ले। तो वो सारे चीज़ के लिए आप लाइव क्लासेस ज्वाइन करो तो थोड़ा अच्छा है। आपके दिमाग में जो भी सवाल है आप सडनली वहीं पे भी क्लियर कर सकते हो, जैसे आपने वीडियो में देखा होगा बहुत सारे बच्चे पूछते हैं। तो ठीक है, फिलहाल आज के जो क्लास था ये इतना ही, और बाकी जितने भी वीडियो आए उसे आप देखते रहो और आगे बढ़ते रहो। तो फिर चलो भाई, इतना ही, बाय।